आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 30वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ललिता को साथ लेकर विनय परेश बाबू के घर पर उपस्थित हुआ। स्टीमर पर चढ़ने के पहले तक विनय को निश्चित रूप से नहीं मालूम था कि ललिता के संबंध में उसके मन का भाव क्या है। ललिता के साथ विरोध में ही उसका मन हुआ था कि किस तरह इस दुर्जय लड़की के साथ किसी तरह सुलह की जा सकती है। यही कुछ समय से विनय की चिंता का प्रायः प्रतिदिन का विषय हो रहा था। विनय के जीवन में स्त्री माधुर्य की निर्मल दीप्त लेकर सुचरिता ही पहले संध्या तारा के समान दिखाई दी थी। इस आविर्भाव का अनुपम अपरूप आनंद ही उसकी प्रकृति को परिपूर्णता दिए हुए है, यही विनय अपने मन में जानता था। किंतु इसी बीच में और एक तारा उदय हो आया है, और ज्योति उत्सव की भूमिका मात्र करके प्रथम तारा धीरे धीरे क्षितिज की ओर उतर रहा है। ये बात विनय स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका था। विद्रोही ललिता जिस दिन स्टीमर पर चढ़ाई, उस दिन विनय के मन में आया कि ललिता और मैं दोनों एक पक्ष में होकर जैसे सारे संसार के प्रतिकूल खड़े हुए हैं। इस घटना के कारण ललिता और सबको छोड़कर उसी के पास आकर खड़ी हुई है, ये बात विनय किसी तरह भूल नहीं सका। चाहे जिस कारण और चाहे जिस उपलक्ष्य से हो, ललिता के लिए विनय आज अनेक के बीच एक जन्मात्र नहीं है। ललिता की बगल में वही अकेला है, वही एकमात्र है। सब आत्मीय स्वजन दूर हैं, वही निकट है। इस नैकट्य का पुलकपूर्ण स्पंदन विद्युत गर्भ मेघ की तरह उसकी छाती में एक चमक सी पैदा करने लगा। फर्स्ट क्लास केबिन में ललिता जब सोने गई, तब विनय से अपनी जगह पर सोया नहीं गया। वो उसी केबिन के बाहर डेक पर जूते उतारकर चुपचाप टहलने लगा। स्टीमर में ललिता के संबंध में कुछ उत्पात होने की विशेष भावना नहीं थी, किंतु बिना प्रयास अपने को अकस्मात मिले हुए नवीन अधिकार का पूरा अनुभव करने के प्रलोभन से बिना प्रयोजन के भी उस अधिकार का व्यवहार किए बिना नहीं रह सका। रात गहरी अंधेरी थी। मेघशून्य आकाश ताराकणों से जगमगा रहा था। नीचे चौड़ी नदी की प्रबल धारा चुपचाप बह रही थी। उसी के बीच में ललिता सो रही थी, और कुछ नहीं, केवल इस सुंदर, इस विश्वासपूर्ण निद्रा को ही ललिता ने आज विनय के हाथ में सौंप दिया है। महामूल्य रत्न के समान इस निद्रा की ही रखवाली का भार आज विनय ने लिया है। पिता माता भगनी कोई नहीं है। एक अपरिचित शैया के ऊपर ललिता अपने सुंदर शरीर को डाले हुए निश्चिंत होकर सो रही है। निश्वास प्रश्वास जैसे इस निद्रा काव्य के छंद की माप से अत्यंत शांत भाव से गमनागमन करती है। उस कारीगरी के साथ बांधी कई वेणी से एक केश भी स्थानच्युत नहीं हुआ। वे नारी हृदय के कल्याण की कोमलता से मंडित दोनों हाथ परिपूर्ण विराम से बिछौने के ऊपर पड़े हुए हैं। कुसुम सुकुमार दोनों पदतल अपनी समस्त रमणीय गतिचेष्टा को उत्स्वावसान के संगीत की तरह स्तब्ध करके बिछौने के ऊपर फैले हुए हैं। विश्रब्ध विश्राम की इस छवि ने विनय की कल्पना को परिपूर्ण कर डाला। सीपी में मोती के समान ही ग्रह तारामंडित निशब्द तिमिर वेष्टित इस आकाश मंडल के मध्य स्थल में ललिता की ये निद्रा, ये सुडोल सुंदर संपूर्ण विश्राम जगत में एकमात्र ऐश्वर्य के रूप में विनय को देख पड़ा। मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। ये वाक्य विनय के विस्फारित वक्ष स्थल से अभय शंख ध्वनि के समान उठकर
महाआकाश के अनिमेष जागृत पुरुष की निशब्द वाणी के साथ मिलित हुआ। इस कृष्ण पक्ष की रात्रि में और एक ख्याल विनय के हृदय को रह रहकर चोट पहुंचाने लगा। वो यही कि गोरा आज रात को जेल खाने में है। आज तक विनय गोरा की सभी सुख दुख की बातों में बराबर शरीक होता आया है। यही पहले पहल उसके खिलाफ हुआ। विनय जानता था गोरा जैसे मनुष्य के लिए जेल का शासन कुछ भी नहीं है, किंतु आदि से अंत तक इस घटना में विनय के साथ गोरा का कोई योग न था। गोरा के जीवन की प्रधान घटना में बिल्कुल ही विनय का संसर्ग नहीं है। दोनों मित्रों के जीवन की धारा ये जो एक विच्छिन्न हो गई है, वो फिर जब मिलेगी तब क्या इस विच्छेद की शून्यता की पूर्ति हो सकेगी? बंधुत्व की संपूर्णता क्या अब की खंडित नहीं हो गई? जीवन का ऐसा अखंड, ऐसा दुर्लभ बंधुत्व आज एक ही रात में विनय अपनी एक ओर की शून्यता और दूसरी ओर की पूर्णता का एक साथ अनुभव करके जीवन के सृजन प्रलय के संधिकाल में निश्चल स्तब्ध भाव से बैठे बैठे अंधकार की ओर ताकता रहा। अगर ये बात सच होती कि गोरा की यात्रा में विनय संयोगवश ही साथ नहीं दे सका, अथवा कि उसके जेल जाने पर दैवयोग के कारण ही विनय का उस दुख में संभागी होना असंभव हुआ है, तब इनसे उनके बंधुत्व को क्षति न पहुंचती। किंतु गोरा जो यात्रा पर निकला और विनय अभिनय करने गया, ये आकस्मिक घटना नहीं थी। विनय के सारे जीवन की धारा एक ऐसे पथ पर आ पड़ी है जो उनकी पहली दोस्ती का पथ नहीं है। इसी कारण इतने दिन बाद ये बाह्य विच्छेद भी संभव हो सका है, किंतु अब और कोई उपाय नहीं है। सत्य को और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गोरा के साथ ही एक अविच्छिन्न पथ पर अनन्य मन होकर चलना आज विनय के लिए सत्य नहीं रहा, किंतु गोरा और विनय के चिरजीवन का स्नेह क्या इस पथ भेद से ही छिन्न हो जाएगा? इस शंका ने विनय के हृदय को कपा दिया। वो समझता था कि गोरा उसकी सारी दोस्ती और सारे कर्तव्य को एक ही लक्ष्य की ओर खींचे बिना न रह सकेगा। प्रचंड गोरा, उसकी इच्छा कितनी प्रबल होती है! जीवन के सब संबंधों द्वारा अपनी उस एक इच्छा को ही सर्वोपरि करके वो जय यात्रा पर बढ़ता जाएगा। विधाता ने गोरा की प्रकृति को ऐसी ही राजमहिमा प्रदान की है। किराए की गाड़ी परेश बाबू के दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। उतरते समय ललिता के पैर कांप उठे और घर के भीतर प्रवेश करने के समय उसने जोर करके अपने जी को जरा कड़ा कर लिया। ये बात विनय ने स्पष्ट समझ ली। ललिता ने धुन में आकर अब की जो काम कर डाला है, उसका अपराध कितना बड़ा है और उसका वजन कितना है, इसका अनुमान वो आप किसी तरह नहीं कर पाती थी। ललिता जानती थी कि परेश बाबू उसे ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जिसे ठीक भर्त्स न कहा जा सके, किंतु इसी से परेश बाबू के चुप रहने को ही वो सबसे अधिक डरती थी। ललिता के संकोच के भाव को लक्ष्य करके विनय को इस जगह क्या करना चाहिए, ये बहुत सोच विचार करके भी कुछ ठीक न कर सका। उसके साथ रहने से ललिता के लिए संकोच का कारण अधिक होगा या नहीं, इसी की परीक्षा करने के लिए उसने जरा दुविधा के स्वर में कहा, तो अब जाऊं? ललिता ने चटपट कहा, ना, चलिए, बाबूजी के पास चलिए। ललिता के इस समय के व्यग्र अनुरोध से विनय मन ही मन आनंदित हो उठा। घर में पहुंचा देने के बाद से उसका कर्तव्य जो समाप्त नहीं हो गया, इस एकाएक होने वाले मामले से ललिता के साथ उसके जीवन की एक विशेष गांठ बंध गई। यही समझकर विनय ललिता की बगल में जैसे कुछ विशेष जोर के साथ खड़ा हुआ। इसके ऊपर ललिता की इस निर्भर कल्पना ने जैसे एक स्पर्श के समान उसके सारे शरीर में बिजली सी दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे जान पड़ा ललिता ने जैसे उसका दाहिना हाथ जोर से पकड़ रखा है। ललिता के साथ इस संबंध से उसका हृदय जैसे भर उठा, छाती जैसे फूल उठी। उसने अपने मन में सोचा, जब परेश बाबू ललिता के इस हठ के काम पर क्रोध करेंगे, ललिता को डांटेंगे, तब वो यथासंभव उस कार्य की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। डांट डपट के अंश को बिना किसी संकोच के ग्रहण करेगा और ललिता को सभी आघातों से बचाने की चेष्टा करेगा। किंतु ललिता के मन के यथार्थ भाव को विनय नहीं समझ सका। ये बात नहीं थी कि ललिता ने विनय को भर्त्सना की ढाल बनाने के लिए ही उसे न जाने देना चाहा हो। असल बात यह थी कि ललिता कुछ भी छिपा रखना नहीं चाहती थी। वो छिपा रख सकती ही न थी, ये स्वभाव के विरुद्ध था।
उसने जो कुछ किया उसका सब कुछ परेश बाबू आंखों से देखें और विचार में जो कुछ निर्णय हो उसका सारा फल ललिता स्वयं ग्रहण करे, यही उसके मन का भाव था। आज सवेरे ही ललिता विनय के ऊपर मन ही मन नाराज है। वो ये अच्छी तरह जानती है कि उसकी नाराजगी असंगत है, किंतु असंगत होने के कारण ही क्रोध कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। जब तक ललिता स्टीमर में थी तब तक उसके मन का भाव और तरह का था। लड़कपन से ही वो कभी क्रोध करके, कभी हठ करके एक न एक अभावनीय कांड करती आई है, किंतु अब की घटना गुरुतर है। इस निषिद्ध काम में विनय के भी उसके साथ जड़ित हो पड़ने से एक ओर वो संकोच का और दूसरी ओर एक निर्गूढ़ हर्ष का अनुभव कर रही थी। वो हर्ष जैसे निषेध की टक्कर से अधिक उन्मथित हो उठ रहा था। एक बाहर के आदमी का उसने आज इस तरह आश्रय लिया है, उसके इतना पास आ गई है कि उन दोनों के बीच में आत्मीय समाज की कोई आड़ नहीं है। इसमें कुंठा या संकोच का कितना बड़ा कारण था, किंतु विनय की स्वाभाविक नम्रता ने ऐसे समय के साथ एक आबरू की रचना कर रखी थी कि इस आशंकाजनक अवस्था के बीच में ही विनय की सुकुमार सुशीलता का परिचय ललिता को एक भारी आनंद दे रहा था। जो विनय उसके यहाँ सबके साथ सर्वदा आमोद कौतुक करता था, जिसकी बातचीत कभी बंद नहीं होती थी, जिसके साथ घर के नौकर चाकरों की भी आत्मीयता अवारित थी, वो विनय ये जैसे था ही नहीं। सतर्कता की दुहाई देकर जिस जगह वो अनायास ही ललिता के साथ अधिक और निकट रह सकता था, वहां वो इस तरह दूर दूर रहने की चेष्टा करता था कि उसी से ललिता अपने हृदय में उसे और भी अपने निकट अनुभव करती थी। रात को स्टीमर केबिन में अनेक चिंताओं के कारण ललिता को अच्छी तरह नींद नहीं आती थी। छटपटाते ही छटपटाते एक बार उसे जान पड़ा कि अब रात बीत गई, सवेरा होने को है। धीरे धीरे केबिन का द्वार खोलकर बाहर नजर डालकर उसने देखा, रात्रि शेष का शिशिर अंधकार उस समय भी नदी के ऊपर के मुक्त आकाश और किनारे पर के जंगल से लिपटा हुआ है। अभी अभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उठकर नदी के जल में कलरव पैदा कर दिया और नीचे के खंड में इंजन के खलासी अभी उठकर अपना काम शुरू कर देने वाले हैं, ऐसा आभास पाया जाता है। ललिता ने केबिन के बाहर आते ही देखा, थोड़ी ही दूर पर विनय एक कपड़ा पहने बैत की कुर्सी पर बैठा हुआ सो रहा है। देखकर ही ललिता का कलेजा धड़क उठा। रात भर विनय इसी जगह पर बैठा पहरा देता रहा है, इतना निकट होकर भी इतना दूर है। तब ललिता कांपते हुए पैरों से डेक के केबिन में आई। द्वार पर खड़े होकर उस हेमंत के प्रत्यूष काल में उस अंधकार जड़ित अपरिचित नदी दृश्य के बीच अकेले सोते विनय के मुख की ओर ताकने लगी। उसे देख पड़ा, सामने दिशा के प्रांत भाग के तारागण जैसे विनय की निद्रा को घेरे हुए हैं। एक अनिर्वचनीय गंभीर और माधुर्य से उसका सारा हृदय एकदम लबालब भर गया। देखते ही देखते ललिता के दोनों नेत्रों में जल भर आया। ये वो खुद ही नहीं समझ सकी। अपने पिता से उसने जिस देवता की उपासना सीखी है, उसी देवता ने जैसे उसे दाहिने हाथ से आज स्पर्श किया है। इस नदी के ऊपर, इस तरु तल्लव निविड़ निद्रित नदी तट में रात्रि के अंधकार के साथ नवीन प्रकाश का जिस समय निगूढ़ सम्मिलन हो रहा था, उसी पवित्र संधि क्षण में परिपूर्ण नक्षत्र सभा के बीच कोई एक दिव्य संगीत अनादृत महावीणा में दुस्सह आनंद वेदना की तरह बज उठा। इसी समय नींद के झोंके में विनय ने जरा हाथ हिलाया। ललिता चटपट केबिन का दरवाजा बंद करके बिछौने पर लेट रही। उसके हाथ पैर के तलवे ठंडे पड़ गए। बहुत देर तक छाती की धड़कन को वो बंद न कर सकी। अंधकार दूर हो गया, स्टीमर चलने लगा। ललिता मुंह हाथ धोकर प्रस्तुत होकर बाहर आई और रेलिंग पकड़कर खड़ी हुई। विनय पहले ही जहाज के भौंपू की आवाज से जाग कर तैयार हो प्रभात का प्रथम अभ्युदय देखने के लिए अपेक्षा कर रहा था। ललिता के बाहर निकलते ही वो संकुचित होकर चले जाने का उपक्रम करने लगा। ललिता ने पुकारा, विनय बाबू। विनय के पास आते ही ललिता ने कहा, जान पड़ता है रात को आप अच्छी तरह नहीं सो सके। विनय ने कहा, सोया तो खूब। इसके बाद दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। शिशिर सिक्ताकाश वन के दूसरे छोर पर उन्मुख सूर्योदय की सुनहली आभा उज्ज्वल हो उठी। इन दोनों जनों ने जीवन में ऐसा प्रभात और किसी दिन नहीं देखा था।
प्रकाश ने उन्हें कभी इस तरह स्पर्श नहीं किया। ये बात उन्होंने यही पहले पहल जानी कि आकाश बिल्कुल शून्य नहीं है। वो विस्मय नीरव आनंद से सृष्टि की ओर एकटक निहार रहा है। इन दोनों जनों के चित्त में चेतना इस तरह जागृत हो उठी कि सारी जगत के अंतर्निहित चैतन्य के साथ आज जैसे एकदम उनके अंग से अंग भिड़ गया। स्टीमर कलकत्ते में आया। विनय ने घाट में एक गाड़ी किराए की करके भीतर ललिता को बिठलाया और आप ऊपर कोच बक्स में गाड़ीवान के पास बैठ गया। इस दिन के समय कलकत्ते की सड़क पर गाड़ी करके चलते चलते क्यों ललिता के मन में उल्टी हवा चलने लगी, ये कौन बता सकता है। इस संकट के समय विनय जो स्टीमर में था, ललिता जो विनय के साथ इस तरह जड़ित हो पड़ी है, विनय जो अभिभावक की तरह उसे गाड़ी पर बिठाकर घर लिए जा रहा है, ये सब उसे पीड़ित करने लगा। घटनावश विनय ने जो उसके ऊपर एक कर्तव्य का अधिकार पाया है, वही उसे असत्य हो उठा। क्यों ऐसा हुआ? रात का वो संगीत दिन के कर्म क्षेत्र के सामने आकर क्यों ऐसे कठोर सुर में थम गया? इसी से द्वार के पास आकर विनय ने जब संकोच के साथ पूछा, तो मैं फिर जाऊं? तब ललिता की खीज और भी बढ़ उठी। उसने सोचा कि विनय बाबू समझते हैं, उन्हें साथ लेकर पिता के पास उपस्थित होने में कुंठित होती हूं। इस संबंध में उसके मन में संकोच का लेश भी नहीं है। यही जोर के साथ प्रमाणित करने और पिता के निकट सारी घटना को संपूर्ण भाव से उपस्थित करने के लिए उसने विनय को द्वार के निकट ही से अपराधी की तरह विदा कर देना नहीं चाहा। विनय के साथ संबंध को वो पहले ही की तरह साफ कर डालना चाहती है। बीच में कोई कुंठा, कोई मोह की जड़िमा रखकर वो अपने को विनय के निकट छोटा या हीन करना नहीं चाहती। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 30वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।